हेलो एवरीवन। आज अपने एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे करें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, बिल्कुल धैर्य से समझें। ब्लूप्रिंट है वो आपकी बीएड पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो आपके लिए जो ब्लूप्रिंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बनानी आनी चाहिए। किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किसमें इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया जाता है, इनसे संबंधित कौन सी सारणियाँ बनती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, आपको ब्लूप्रिंट वाकई समझ में आएगा। हेलो गाइस, आज अपन ब्लूप्रिंट को लेकर डिस्कस करेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं, ब्लूप्रिंट में क्या सावधानियां रखनी होती है और ब्लूप्रिंट के अंदर कितनी सारणियाँ बनती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट जो है वो बीएड पाठ्यक्रम के साथ साथ जो बीएसटीसी और जो टीचिंग लाइन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्लूप्रिंट है वो आपको सबको बनाना आना चाहिए कि ब्लूप्रिंट में प्रश्न किस प्रकार से उनको सेट किया जाता है, किस तरीके से उनका योग निकाला जाता है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये ब्लूप्रिंट समझ में आएगी। तो देखिए, ब्लूप्रिंट में सबसे पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण करने से पहले अपने पास में एक योजना होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, एक प्रारूप बनाया जाता है। उसी प्रकार अपन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो ब्लूप्रिंट के अंदर भी ब्लूप्रिंट बनाने से पहले अपने पास में एक प्रारूप, एक खाका होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ब्लूप्रिंट की खानापूर्ति कर सकेंगे या ब्लूप्रिंट को पूरा भर सकेंगे या ब्लूप्रिंट पूर्ण रूप से बना सकेंगे या एक आदर्श ब्लूप्रिंट का अपन निर्माण कर सकेंगे। तो आदर्श ब्लूप्रिंट का निर्माण करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ब्लूप्रिंट का निर्माण करने से पहले हमारे पास इकाई प्रश्न पत्र की योजना होनी बहुत ज़रूरी है। इकाई प्रश्न पत्र की योजना में अपने पास 3 सारणियाँ बनती हैं। वो सारणियाँ किस प्रकार बनती है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट कैसे बनता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को क्या बनाना है, एक प्रारूप बनाना है। किसका? प्रश्न पत्र का एक प्रारूप बनाना है। तो सामान्यतः आप प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो प्रश्न पत्र निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं। मुख्य विषय वस्तु, प्रश्न पत्र निर्माण की। एक प्रश्न पत्र निर्माण करना है, उसमें सबसे मुख्य विषय वस्तु क्या होगी आपकी। तो सबसे मुख्य वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी। अब जैसे आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हो उसमें सबसे पहले तो आपके विद्यालय का नाम होगा, क्लास कक्षा होगी, कौन सी कक्षा का आप प्रश्न पत्र बना रहे हो, और दूसरा होगा आपका विषय कौन सा है। तो उसमें वो तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो हर एक व्यक्ति को मालूम होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अंक। आप कितने अंकों के प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद में होता है प्रश्न, आपके ब्लूप्रिंट के आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने प्रश्न रखे हुए हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विषय वस्तु, यानी आप कौन कौन सी विषय वस्तु का टेस्ट ले रहे हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है समय, ठीक है। और उसके बाद में अपन उद्देश्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के अंतर्गत इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि आप कितने अंक के प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद में आपके प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी है। उसके बाद में आप किसी विषय वस्तु में से आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आप जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, आपके प्रश्न पत्र में उद्देश्य शामिल है या नहीं। ये होती है मुख्य विषय वस्तु आपके प्रश्न पत्र निर्माण करने की। अब देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण करने की मुख्य विषय वस्तु को तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। एक बार आप इसको देख लें ज़रूर। अंक, प्रश्न, विषय वस्तु, समय और उद्देश्य, ये चीज़ें होती है एक ब्लूप्रिंट निर्माण करने के पहले जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसकी मुख्य विषय वस्तु। उसके बाद में अपने पास एक खाका बनाना ज़रूरी है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो ब्लूप्रिंट बनता है उसमें सबसे आधार क्या होता है। आधार होता है प्रश्न, और अंक।
आधार क्या होता है? पहला आधार तो एक तो होगा प्रश्न, दूसरा होगा अंक। ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 दी हुई है ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में भी क्या इम्पोर्टेंट है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है और अंक इम्पोर्टेंट है। तो ब्लूप्रिंट का निर्माण करने से पहले अपने को एक खाका बनाना होता है, तो अपन उस खाके का निर्माण कर रहे हैं, उस एक प्रारूप का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए अंक, अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ 24 अंक का प्रश्न पत्र बना रहा हूँ। अंक आपको पहले निर्धारित करने होंगे, प्रश्न आप पहले निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये खाका बनाना है। इस खाके के अनुसार आप लोग हैं वो ब्लूप्रिंट को पूरा भर पाएंगे। तो आपने 24 अंक का एक प्रश्न पत्र निर्माण करने का निर्णय लिया। अब उस 24 अंकों के अंदर आपके जो प्रश्न के प्रकार है उनको आप किस तरीके से सेट करोगे, तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्नों के प्रकार। अब देखिए प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रश्न होता है? पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद में होता है अति लघुरात्मक प्रश्न, उसके बाद में होता है लघुरात्मक प्रश्न, उसके बाद में होता है निबंधात्मक प्रश्न। एक प्रश्न पत्र निर्माण करने के अंतर्गत ये 4 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। ये होते हैं प्रश्नों के प्रकार। आपके उद्देश्य भी उसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल, वो आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, 24 अंक लिए हैं, 24 अंक लिए हैं। अब इन 24 अंकों के अंदर अपने को प्रश्नों को भी फिट करना है, ताकि उनका आंसर कितने आए, उन प्रश्नों के अंक कितने हो जाए, 24 हो जाए। तो प्रश्नों को इस तरीके से निर्माण करना है जिनमें ये चारों प्रकार शामिल हो। वस्तुनिष्ठ भी लेने हैं, अति लघुरात्मक भी लेने हैं, लघुरात्मक भी लेने हैं और निबंधात्मक भी लेने हैं। तो मैंने जैसे प्रश्न बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ ले रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने लिए मैंने? वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने लिए 5। कितने अंक के? 5 अंक के। तो कितने हो गए टोटल अंक, कितने हो गए? 5 प्रश्न लिए, कितने अंक के लिए? 5। यहाँ इसको ऐसे नहीं करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपने 5 लिए, कितने अंक के लिए? 1 अंक के लिए। तो इनके टोटल अंक कितने हो गए? 5 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद में कौन से ये प्रश्नों के प्रकार है? वस्तुनिष्ठ के बाद में आपके प्रकार है अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक आपने कितने प्रश्न लिए? 5 प्रश्न ले लिए ये भी, और उनके अंक कितने ले लिए? 1 अंक ले लिए, और 1 अंक लेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे? 5 अंक हो जाएंगे। उसके बाद में क्या आता है? लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न के अंदर आपने कितने प्रश्न लिए? 3 प्रश्न लिए, कितने अंक के? 2 अंक के। कितने अंक हो गए टोटल? 6 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपने कितने प्रश्न, कौन सी प्रश्न का प्रकार आ गया? निबंधात्मक आ गया। और निबंधात्मक आपने कितने प्रश्न लिए? 2 प्रश्न लिए, कितने अंक के लिए? 4, और टोटल अंक कितने हो गए? 8 अंक हो गए। तो इनको आप जोड़ लीजिए, इनका योग कितना आएगा? 24 आएगा, जो कि आपने पहले निर्धारित किया था। तो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। तो आपके प्रश्न कितने हो गए? 15, और अंक कितने हो गए? 24। तो आपके सामने क्या निकल के आया कि आपके प्रश्न पत्र के अंदर आपने प्रश्नों की संख्या कितनी ली है? 15 ली है, और अंक कितने निर्धारित किए थे आपने? 24 अंक किए थे निर्धारित। तो एक बार इस लाइन को इस पूरा मैटर को समझिए। आपने ये मुख्य विषय वस्तु होती है। उसके बाद में ब्लूप्रिंट निर्माण करने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक आपको खाका बनाना पड़ता है, प्रारूप बनाना पड़ता है। प्रारूप के अंतर्गत आप पहले अंक लिख लीजिए कि मुझे इतने अंक निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतने अंकों का ब्लूप्रिंट बनाना है। तो आपके पास ये ब्लूप्रिंट हो गया, अंक निर्धारित हो गए 24, ठीक है। मैंने 24 अंकों का निर्धारण कर लिया। आप भी आप अपने अनुसार इसका निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रश्नों के प्रकार है, और प्रश्नों के प्रकार शामिल करते हुए आपको अंकों को कंप्लीट करना है इस तरीके से कि जो आपने अंक निर्धारित किए उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और प्रश्न आपके अपने आप इसमें शामिल हो जाएंगे। तो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए 5, अति लघुरात्मक प्रश्न लिए 5, 1 अंक के, तो 5 अंक हो गए। लघुरात्मक प्रश्न मैंने 3 लिए जो 2 नंबर के थे, 6 अंक हो गए। निबंधात्मक मैंने 2 लिए और 4 अंक हो गए। तो टोटल अंक हो गए 8, और जिनका योग होता है 24, और प्रश्नों की संख्या निकल करके आई 15। एक बात हमेशा ध्यान रखें,
इन प्रश्नों के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ से कम होनी चाहिए, और अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या से लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। और अंकों का निर्धारण इस तरीके से होना चाहिए कि इनका निबंधात्मक प्रश्नों के अंक सबसे अधिक, उसके बाद में इसके, उसके बाद में इसके, और उसके बाद में इसके। ऐसे नहीं कि आप उल्टा कर दो, ऐसे नहीं कि सबसे ज़्यादा अंकों के तो वस्तुनिष्ठ दे दो, तो ये एक आदर्श प्रश्न पत्र नहीं कहलाएगा। आदर्श प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसके बाद में अति लघुरात्मक, उसके बाद में लघुरात्मक, उसके बाद में निबंधात्मक, ठीक है। और अंकों के आधार पर देखा जाए तो निबंधात्मक प्रश्नों के अंक अधिक होने चाहिए, उसके बाद में लघुरात्मक, उसके बाद में अति लघुरात्मक, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपके पास में ये निकल के आ गया कि आपने प्रश्न कितने लिए, 15 लिए, अंक कितना लिया, 24 लिया। और अगर टाइमिंग का देखा जाए तो आप टाइमिंग ले रहे हो कितना, माना कि 30 मिनट, समय कितना ले रहे हो, 30 मिनट, या 30 मिनट नहीं कह के, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना टाइमिंग देते हो, वो आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। तो ये एक खाका निकल करके आ गया आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को कुछ सारणियाँ भरनी होती है। वो सारणियाँ किस तरीके से भरनी होती है, उन सारणियों का प्रारूप मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइज, ये रहा आपके सारणियों का प्रारूप। यहाँ आप डेट लिख लीजिए, यहाँ आप जो भी विद्यालय नाम मिला है उस विद्यालय का नाम लिख लीजिए, कक्षा लिख लीजिए, कालांश, समय अवधि, मिनट, जो भी है, विषय वस्तु है, और इकाई, ठीक है। अब देखिए, ये आपके सामने सारणियाँ होती है। पहली सारणी इकाई प्रश्न पत्र योजना की है, वो है उद्देश्य अंकमान के आधार पर, उसके बाद में है विषय वस्तु के अंकमान के आधार पर, और उसके बाद में है विभिन्न प्रश्न प्रकार अनुरूप अंकमान, ठीक है ना, जो प्रश्न के टाइप है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने जो ये बनाया था प्रारूप, इस प्रारूप के आधार पर सबसे पहले अपन किस सारणी को भर सकते हैं। आप भी देखिए कि सबसे पहले आप कौन सी सारणी को भर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य वाले अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, विषय वस्तु का भी आपको अभी तक नॉलेज नहीं हुआ है, विषय वस्तु का आपको अभी तक इन जो अपन ने ये प्रारूप बनाया है, इस प्रारूप में अभी तक विषय वस्तु पता नहीं चली है। तो आप कौन सी सारणी भर सकोगे, ये कौन सी, विभिन्न प्रश्न अनुरूप अंकमान वाली सारणी को भर सकोगे। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस सारणी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन ने कितने लिए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए थे अपन ने 5। कितने अंक, एक एक अंक का था, टोटल कितने अंक थे, 5 अंक। उसके बाद में अति लघुरात्मक भी अपन ने कितने लिए थे, 5 प्रश्न लिए थे, अंक कितने थे, 5। उसके बाद में लघुरात्मक प्रश्न कितने लिए थे, अपन ने 3 लिए थे, 2-2 अंक के थे, जिसने 2-2 अंक के थे, तो टोटल अंक कितने हो गए, 6। और उसके बाद में अपने पास में निबंधात्मक प्रश्न थे, निबंधात्मक प्रश्न कितने थे, 2, टोटल अंक 4 थे, और 2 प्रश्नों के 4 से गुणा करेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे 8। यहाँ संख्या कितनी आ रही है, ये आपके योग का कॉलम है, ठीक है। यहाँ आपको योग लिखना है। यहाँ आपके प्रश्नों की संख्या 15 आ गई, और आपके अंकों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। और यहाँ है प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत निकालने का जो इनमें जो प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंक बटे कुल अंक इंटू 100। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंक बटे कुल अंक इंटू 100। तो आप देख लीजिए आपके अंक कितने हैं, 5, कुल अंक कितने हैं, 24, कुल अंक कितने हैं, 24, कुल अंक कितने हैं, 24। आपके यहाँ कितने हैं, 5 अंक है, और इंटू क्या करना है, 100 करना है। और इनको इनसे काटेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 20.83। आंसर कितना आएगा, 20.83 आपका आंसर आएगा। ये भी सेम होगा 20.83। उसके बाद में 6 का निकालना है, तो 6/24 इंटू 100, इनको इनसे काटेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 25.00%। उसके बाद में आपका है 8 अंक का, 8 अंक को 8/24 इंटू 100, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 33.33। 33.33, और आप इसका टोटल योग करोगे तो आ जाएगा 100%। समझ में आ गया।
सारणी भर ली आपने। क्यों भरी? क्योंकि अपने पास ये प्रारूप था, इसलिए अपने, क्योंकि ये विषय वस्तु अपने इसके अंदर ली थी ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, ये सारणी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अपन इस सारणी के ऊपर, विषय वस्तु वाली। विषय वस्तु वाली सारणी को आप इस तरीके से भी जो विषय वस्तु अंकमान वाली सारणी है उसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि आप जैसे कि स्कूल में गए और आप प्रश्न पत्र बना रहे हो। मैं उदाहरण देता हूँ भूगोल का, कि आपने 8th क्लास की ज्योग्राफी की टेस्ट ले रहे हो। ज्योग्राफी में आपने 4 पार्ट पढ़े, उन 4 पार्टों का टेस्ट ले रहे हैं। तो उप विषय इसका नाम होता है आपकी इकाई का नाम, ठीक है ना, इकाई का नाम, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में कहे तो पाठ का नाम। यहाँ आपका पाठ का नाम यानी कौन कौन से आपने पाठ लिए। जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूँ, मैंने 4 पाठों में से लिया पाठ संख्या ए, जिसका नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है और चौथे का नाम डी है। मैंने उदाहरण के तौर पे दिए। जैसे ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर भी हो सकता है, समय निर्धारण कैसे करें ये भी हो सकता है, पृथ्वी की गतियाँ भी हो सकता है, पवनें भी हो सकता है। तो वो आपके पाठों के नाम है, वो यहाँ पे आएंगे। मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें भी अंक, तो इसमें जो आप अंक निर्धारित करोगे उनका इस तरीके से सेट करना है आपको कि ये आपके है वो ब्लूप्रिंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इसको भी मैं ऐसे कैसे सेट कर लेता हूँ कि भाई मैंने जो पहली इकाई है उसमें से 5 अंक लिए, सेकंड इकाई है उसमें से भी मैंने 5 अंक लिए, थर्ड इकाई है उसमें से मैंने 6 अंक लिए और लास्ट जो इकाई है उसमें से मैंने 8 अंक लिए, ठीक है। ये आपकी इकाई में से कि मैंने 5 इकाइयों में से ये अंक दे रहा हूँ, यानी पहली इकाई है उसमें से 5 अंक लिए, तो वापस यही प्रतिशत आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारणी कंप्लीट होने के बाद में आपके बाद में ये सारणी बचती है उद्देश्य अनुरूप अंकमान। इस सारणी को आप डायरेक्टली नहीं भर सकते, इस सारणी को आप ब्लूप्रिंट के माध्यम से भर सकोगे। आपका जब ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से भर जाएगा उसके माध्यम से आप इस सारणी को भर पाओगे। एक विशेष रूप से ध्यान रखें, आप ब्लूप्रिंट का निर्माण कर रहे होते हैं तो आप पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि ब्लूप्रिंट निर्माण करते समय आपसे बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाएगी और त्रुटियाँ होने पर आप उनको अगर पेन से या अन्य किसी से अगर उसको निर्माण कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें, पेंसिल का प्रयोग करें। अब देखिए अपने पास ये उद्देश्य अंकमान वाली सारणी है, बाकी रह गई है, बाकी विषय वस्तु वाली अपन ने भर दी है और प्रश्न अनुसार वाली है वो भी अपन ने भर दी है। तो अब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ब्लूप्रिंट। तो देख लीजिए, ऐसे होता है आपका ब्लूप्रिंट, इकाई प्रश्न पत्र योजना, ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ सेम लग रहा है इसमें, ये वाली चीज़ विषय वस्तु के प्रकार। तो यहाँ आपकी जो विषय वस्तु है यानी आपके पाठ का नाम, तो मैंने पाठ का नाम क्या लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है। अब आप भाई साहब ए बी सी डी सेम कॉपी मत कर देना, आप जो पाठ ले रहे हैं उन पाठों के यहाँ पे नाम लिखना है। सामाजिक में ले रहे हो, हिंदी में ले रहे हो, जिसमें भी आप पाठों के ले रहे हो उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है यहाँ पे योग। पहली इकाई, इस चीज़ को देखना है यहाँ पे, पहली इकाई में से आपने कितने अंक लिए, तो यहाँ उसको कॉपी कीजिए, 5 अंक लिए। दूसरी इकाई में से कितने अंक लिए, 5 अंक लिए। तीसरी इकाई में से कितने लिए, 6 लिए। और चौथी में से कितने लिए, 8 लिए। अब आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि आप 5 अंक लिए, यहाँ 5, यहाँ 5, 6 ये और 8 ये। आपको ऐसे इसके अंदर जो प्रश्न बनाए थे ये इनको इस तरीके से सेट करना है जिनका योग इनसे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए, मैंने ये जो विषय वस्तु थी इसमें जो अंकों का निर्धारण किया था वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, टोटल योग यहाँ लिख दिया। अब आपके सामने आप यहाँ पे पाठों के नाम लिख दोगे। उसके बाद में आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस तरीके से सेट करना है जो आपके अंक इसमें 5 आ सके, इसमें 5 आ सके, इसमें 6 आ सके, इसमें 8 आ सके। अब भाई साहब आप ऐसे दिमाग मत लगाना कि जो वस्तुनिष्ठ के 5 प्रश्न लिए हैं वो इसमें चेप देंगे और अति लघुरात्मक के जो 5 लिए हैं वो इसमें चेप देंगे और जो लघुरात्मक के लिए वो इसमें चिपका देंगे और जो लिए हैं वो इसमें चिपका देंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो एक आदर्श ब्लूप्रिंट नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको कैसे इनके अंदर
सेट करना है, प्रश्नों को किस तरीक़ा से फिट करना है। एक बात आप ध्यान रखें, आप इसका जब इसको भर रहे होते हैं तो आप क्या करें, पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि कई बार संख्याएं गलत हो जाएगी आपके। तो यहाँ क्या करना है कि मुझे सभी प्रश्नों को शामिल करना है और सभी उद्देश्यों में से प्रश्न लेना है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ठीक है, तो मेरे पास अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ लूँगा पहली इकाई में। तो वस्तुनिष्ठ मैंने पहली इकाई में से 5 लिए हैं, तो इसमें मुझे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल करना है, अति लघुरात्मक प्रश्न है उनको भी शामिल करना है, लघुरात्मक भी है उनको भी शामिल करना है, और निबंधात्मक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शामिल करें या नहीं करें, या किसी अन्य पार्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा इसमें एक प्रश्न, एक अंक कोष्ठक के अंदर जो लिखी जाती है वो प्रश्नों की संख्या लिखी जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने कितना लिया, एक। किस में लिया, ज्ञान में। ये उद्देश्य इनमें आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 1 अंक लिया। कितने प्रश्न, 1। वस्तुनिष्ठ क्योंकि हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 है। इधर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 है। कितने अंक हैं, 1-1 अंक है, तो टोटल कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। तो एक मैंने इसको शामिल कर दिया ज्ञान में, और दूसरा एक मैंने किस में शामिल कर दिया, अवबोध में। कोष्ठक के बाहर अंक की संख्या, कोष्ठक के अंदर प्रश्नों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में मैं एक डाल देता हूँ अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, और कौशल में डाल देता हूँ एक वापस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, 2, 2, 4 कितने अंक हो गए, 4 अंक ही हो रहे हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, टोटल कितने अंक चाहिए, 5 अंक चाहिए। ठीक है, तो अपने को एक प्रश्न और ऐड करना होगा। अति लघुरात्मक का एक अपन इसमें डाल देते हैं। कितने देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने अंक हो रहे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। कौन से प्रश्न आपने यूज़ लिए तो एक पेज के ऊपर लिखते जाएं। वस्तुनिष्ठ कितने ले लिया आपने, देखो, एक तो ज्ञान में ले लिया, एक अवबोध में ले लिया, और एक कौशल में ले लिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कितने निकल गए, 3 निकल गए। और आपके अति लघुरात्मक प्रश्न कौन कौन से लिए आपने, तो देखिए 3 प्रश्न अपने वस्तुनिष्ठ के कंप्लीट हो गए इसमें। ठीक है ना, कुल प्रश्न कितने, वस्तुनिष्ठ के 5 प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए, अब अपने वस्तुनिष्ठ के काम में ले लिए। अति लघुरात्मक के कितने प्रश्न लिए, एक तो अपने अर्थबोध में लिया और एक ज्ञानोपयोग में लिए। तो 2 प्रश्न अपने किसके ले लिया अपन ने, अति लघुरात्मक प्रश्न के। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ के 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन सेकंड बॉक्स को भरना है, तो अपन इस तरीके से करेंगे। इसमें भी कितने अंक करने हैं अपने को, टोटल 5 अंक करने हैं। ठीक है, तो अपने पास प्रश्नों की प्रकृति देख लीजिए। अपन ने वस्तुनिष्ठ में से 3 उपयोग में ले लिए, अति लघुरात्मक में से 2 उपयोग में ले लिए, लघुरात्मक और निबंधात्मक में से नहीं लिया। तो अपन क्या करते हैं, एक अपन ले लेते हैं इसमें लघुरात्मक प्रश्न, वो लेते हैं ज्ञान में। 2 अंक का एक प्रश्न, क्योंकि लघुरात्मक है वो कुल 3 प्रश्न हैं जिनके कितने अंक है, 2-2 अंक है। तो टोटल अंक कितने, 6 है। तो अपने को इसमें कितने चाहिए, 5 अंक चाहिए। तो 2 अंक का एक प्रश्न ले लिया। ठीक है, उसके बाद में एक वस्तुनिष्ठ का ले लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ के टोटल प्रश्न कितने होंगे, अभी 2 प्रश्न बचे हुए हैं। एक वस्तुनिष्ठ का ले लिया, उसके बाद में लेते हैं अति लघुरात्मक का, 1 अंक का एक प्रश्न अति लघुरात्मक का, फिर 1 अंक का एक और प्रश्न अति लघुरात्मक का। टोटल कितने हुए, 2, 3, 4 और 5 हो गए।
2, 3, 4 और 5। प्रश्नों की संख्या 1, 2, 3 और 4। प्रश्नों की संख्या यहाँ लिख लीजिएगा, कोष्टक में लिखनी है वो भी। प्रश्नों की संख्या कितनी? 4। देखिए 2 अंक, 3, 4 और 5 अंक हो गए टोटल। प्रश्नों की संख्या देख लीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब देखिए अपन के पास क्या अपन ने यूज़ लिया। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अपन ने 3 ऊपर ले रखे थे इसमें। अब उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन ने कितने लिए? 1 लिया। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से में? अवबोध में लिया 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कितने यूज हो गए? 4 यूज हो गए। उसके बाद में देखें अति लघुरात्मक अपन ने कितने यूज ले रखे हैं? 2 यूज ले रखे हैं इस इकाई में। सेकंड इकाई में अपन ने कितने यूज लिए अति लघुरात्मक? तो 1 तो लिया अपन ने ज्ञानोपयोग में और 1 लिया कौशल में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब एक एक प्रश्न बचा हुआ है, लेकिन अपन ने एक प्रश्न यहाँ पे और यूज़ लिया। ये कौन सा लिया? लघुरात्मक का। किसका यूज़ लिया? लघुरात्मक का यूज़ लिया। कितने प्रश्न यूज़ लिए? 1 प्रश्न ने यूज़ लिया। कितने बचे हुए हैं? 2 बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लघुरात्मक के प्रश्न टोटल संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो अब अपने को 6 अंक कंप्लीट करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे? अपन ले लेंगे ज्ञानोपयोग में एक निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, ज्ञानोपयोग में क्या करेंगे? एक निबंधात्मक प्रश्न ले लेंगे। 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न। और एक अपन क्या करेंगे? थर्ड इकाई में अवबोध में से एक दे देंगे अति लघुरात्मक का, क्योंकि अति लघुरात्मक में भी एक प्रश्न बचा हुआ है। और एक किस में बचा हुआ है? वस्तुनिष्ठ में भी। ठीक है, एक दे दिया ज्ञान में वस्तुनिष्ठ का। तो टोटल अंक देख लो, 4 और 2 6 हो गए। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3। वापस यहाँ पे देखिए, अति लघुरात्मक 5 के 5 कंप्लीट हो गए। वस्तुनिष्ठ 5 के 5 कंप्लीट हो गए। लघुरात्मक और निबंधात्मक बचे वापस। निबंधात्मक में से कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए? 1 प्रश्न कंप्लीट हो गया। पीछे कितना रहा? 1 प्रश्न रहा। ठीक है, और अपने लघुरात्मक प्रश्न में से 1 कंप्लीट हो गया। पीछे कितने रहे? 2 प्रश्न कंप्लीट रहे। ठीक है ना, बाकी रहे 2 बाकी रहे। तो एक आप क्या करिए, अभी 4 अंक का एक प्रश्न निबंधात्मक बाकी रहा है, तो 4 अंक का एक प्रश्न आप निबंधात्मक दे दीजिए इसमें कौशल में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 4 अंक बचे हुए हैं, क्योंकि ये 2-2 अंक के हैं ना। 2-2 अंक के 2 प्रश्न बचे हुए हैं ना, क्योंकि लघुरात्मक 2-2 अंक के हैं। तो आप एक दे दीजिए लघुरात्मक ज्ञानोपयोग में। ये रहा लघुरात्मक 2 अंक का एक प्रश्न। और एक दीजिए आप इसमें अवबोध में, दे दीजिए लघुरात्मक 2 अंक का एक प्रश्न। तो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3। ठीक है, और अंक कितने हो गए? 4, 5, 6 और 7 और 8 कंप्लीट। अब इनको जोड़ लीजिए आप। 5 और 4 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए 5, 8, 4 9, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आपके प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, ये 5 और 5 10, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 और 5 10। इनको आप कोष्टक के अंदर बंद कर लीजिए। ये हो गए आपके 16, 16 और 8 24। ठीक है, तो आप 24 को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आप, ये भी योग है, इधर भी आप जोड़ लीजिए। कितने अंक हो गए? 2 अंक। इसको भी ऐसे जोड़ना है। कितने प्रश्न हो रहे हैं? 2 प्रश्न हो रहे हैं। उसके बाद में 2 अंक 1 प्रश्न हो रहा है। उसके बाद में 2 अंक 2 प्रश्न हो रहे हैं। उसके बाद में 2 अंक
2 प्रश्न हो रहे हैं, उसके बाद में 2 अंक 1 प्रश्न हो रहा है, उसके बाद में 2 अंक और 2 प्रश्न हो रहे हैं, उसके बाद में 2 अंक 1 प्रश्न हो रहा है, उसके बाद में 4 अंक 1 प्रश्न है, उसके बाद में 1 अंक 1 प्रश्न है, उसके बाद में 1 अंक 1 प्रश्न है, ये खाली है, और यहाँ 4 अंक और 1 प्रश्न है। इधर से भी आप जोड़िए, अंकों को जोड़िए पहले। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हो रहे हैं। उसके बाद प्रश्नों की संख्या भी गिन लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 15। बिल्कुल राइट। अगर आपकी दोनों तरफ से गणित सही बैठ रही है तो आपका जो ब्लूप्रिंट बना है वो एकदम सही है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ध्यान रखें, कोष्टक के अंदर है वो प्रश्नों की संख्या लिखी जाएगी और कोष्टक से बाहर है वो अंक लिखे जाएंगे। अब इस सारणी के आधार पर आपकी ये जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी इस सारणी को कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह सारणी आप खुद भरेंगे। इस सारणी के आधार पर आप प्रयास कीजिए, आप अपने हिसाब से इसको बनाइए और इस सारणी को भरेंगे। किस तरीके से भरेंगे बता देता हूँ। पहले आप क्या कीजिए, इस ज्ञान वाले कॉलम में क्या है, जैसे मैं आपको गिन के बताता हूँ। ज्ञान वाला कॉलम कहाँ है, यहाँ तक है ज्ञान वाला कॉलम, ठीक है। इसमें टोटल कितने अंक है, 2 2 और 4। कितने अंक है, 2 और 2 4 अंक है। तो आप कैसे निकालोगे, 4/24 × 100। जो आपका आंसर आएगा वो आप इसमें लिखोगे। जैसे 4 अंक है, जो आपका आंसर आया प्रतिशत वाला वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में अवबोध में कितने अंक हैं, तो अवबोध कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। अवबोध में कितने, 2 2 4 2 6, तो 6/24 × 100। ये सारणी आप बनोगे और इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालोगे। आई थिंक आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता ब्लूप्रिंट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।